हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद शिव। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में कि कैसे हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा समास होगा। इस वीडियो के बाद आपके समास से संबंधित सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक कोई सार्थक शब्द हो, मतलब जो शब्द अर्थ देते हैं, उनके परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मुख्यतः हिंदी में 4 प्रकार के समास होते हैं, पर द्विगु और कर्मधाराएं तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं और इनकी भी अलग विशेषताएं हैं। इसलिए हम यहाँ पे पूरे 6 समासों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वो 6 समास कौन कौन से हैं। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास व बहुव्रीहि समास। और हर समास की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसको कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आसान समास और जो आपकी समझ में बहुत ही जल्दी आ जाएगा, हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं। द्वंद्व समास, जिसके नाम से ही पता चलता है, द्वंद्व मतलब जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं, दोनों पदों का अपना अपना महत्व होता है, वहाँ क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हमें ध्यान देना है द्वंद्व समास में, जहाँ पे योजक चिन्ह दिखे वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अलग अलग शब्द होने पर द्वंद्व समास होगा। अब योजक चिन्ह दिखता है, अगर हमारे सामने ऐसा शब्द आ गया कि रात रात और बीच में हमें योजक चिन्ह दिख रहा है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। अगर एक शब्द दूसरे शब्द से अलग हो, जैसे रात दिन, तो वहीं पे द्वंद्व समास हो सकता है। अगर समान शब्द है, रात रात या दिन दिन, तो वहाँ पे क्या? द्वंद्व समास नहीं होगा। अब बात करते हैं विग्रह करने पर तथा और शब्द आ जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? हम जैसे ही समास का विग्रह करते हैं तो क्या आ जाता है? योजक चिन्ह हटके वहाँ पे और आता है, या तो या आ जाता है। जैसे राम कृष्ण, यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, बीच में हमें और देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए या का प्रयोग कैसे होता है। एक शब्द है ऊंच नीच, अब इसका क्या हो जाएगा? ऊंच या नीच। माता पिता, माता और पिता, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे हमें समास विग्रह करने पर और या देखने को मिले, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पे हमें बीच में योजक चिन्ह देखने को मिले, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पे हमें बीच में योजक चिन्ह देखने को मिले और दोनों शब्द अलग अलग हो एक दूसरे से, तो वहाँ पे क्या समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। ये भी बहुत ही आसान समास है, जिसको कि हम देखते ही पहचान सकते हैं। बस एक ही लाइन, इस लाइन को याद करना है, इस लाइन को समझना है, उसके बाद आपके द्विगु समास से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे पूर्व पद संख्यावाची होता है, बस हमें बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब पूर्व पद से क्या मतलब है? पूर्व पद से यहाँ पे मतलब है कि जो पहला पद होता है, पूर्व पद, यहाँ पे पहला पद जैसे नवरत्न शब्द है, इसमें पहला पद क्या है? नव, दूसरा रत्न। तो जो पहला पद होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। हमें पहले पद में संख्या का बोध हो रहा है, जैसे नव है, नव एक संख्या है जिसे कि हम 9 कहते हैं। सप्तद्वीप है, यहाँ पे भी संख्या का बोध हो रहा है, सप्त मतलब 7, त्रिभुवन में त्रि का मतलब 3, चतुर्भुज में चतुर का मतलब 4, चौराहा में चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी हमें संख्या देखने को मिले, वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास पर, कि कर्मधारय समास हम किसे कहते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक अंग है, पर इसकी भी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए हम कर्मधारय समास को भी डिटेल से पढ़ेंगे। पूर्व पद विशेषता बताता है। अब क्या है? पूर्व पद मैंने क्या बताया था? तो जो पहला पद होता है वो होता है पूर्व पद। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वो क्या बताता है? जो द्वितीय पद होता है, जो उत्तर पद होता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है काली मिर्च, यहाँ पे पूर्व पद क्या है? काली, और उत्तर पद क्या है? मिर्च। मिर्च कैसी है? काली, मतलब जो काली शब्द है वो मिर्च की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पे भी हमें इस प्रकार के शब्द देखने को मिले, वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब दूसरी बात सुनते हैं। विशेषण पद प्रदान होने पर कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण पद से क्या अभिप्राय है? विशेषण पद मतलब जो कि हमारा पूर्व पद है। जैसे काली इसकी विशेषता बता रहा है ना, मिर्च की, तो ये क्या हो जाएगा? मिर्च का विशेषण काली। फिर समास विग्रह करने पर है जो या के समान देखने को मिलता है।
मतलब अगर हम कहीं पे भी कर्मधारय समास का समास विग्रह करते हैं तो हमें अधिकतम है जो या फिर के समान देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है नीलकमल, तो इसका समास विग्रह क्या है? नीला है जो कमल, बीच में है जो शब्द आ रहा है ना, तो इसी प्रकार से हमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। दूसरा है जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पे है जो और के समान का प्रयोग हो रहा है। जहाँ पे भी हमें है जो या के समान का प्रयोग होते हुए दिखे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो अक्सर हम एक चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है पीताम्बर, पीला है जो अंबर। आपने बहुत बार सुना होगा पीताम्बर शब्द का प्रयोग बहुव्रीहि समास के लिए होता है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि पीताम्बर से हम किसका? भगवान विष्णु का बोध करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे आप कहीं पे कोई भी किसी भी प्रकार का पेपर दे रहे हो, आपके सामने ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि समास नहीं रहता तो आप कर्मधारय समास के साथ जाएंगे। पर अगर बहुव्रीहि समास रहता है तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? बहुव्रीहि समास को। जैसे यहाँ पे पीताम्बर शब्द है, पीत धन अंबर, मतलब यहाँ पे अंबर मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बता रहा है ना पीला शब्द, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। अगर ठीक इसी जगह पे एक शब्द दे देते पीताम्बरा और नीचे से दो ऑप्शन दे देते हम कि कर्मधारय समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा, तो हम किसके साथ चले जाते? हम उस समय सीधे बहुव्रीहि समास के साथ चले जाते। पहली प्रेफरेंस बहुव्रीहि समास को ही मिलेगी और दूसरी कर्मधारय को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे मुख्य समास जो कि है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है। अभी तक हमने जाना कि कहीं दोनों पद प्रधान होता है, कहीं उत्तर पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में दोनों पद पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए एक खास विशेषता, एक खास ट्रिक हम कह सकते हैं, जिस पद में भी हमें पहले उपसर्ग दिखे वहाँ पे फॉर श्योर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कोई शब्द बार बार आए, वो योजक चिन्ह लगा हो, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे भी मैंने आपको किसमें द्वंद्व समास में बताया कि अगर कोई शब्द दो बार आता है और वो एक समान है और वहाँ पे एक समान नहीं है, वहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। तो फिर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे एक शब्द है रात रात, यहाँ पे रात दोनों बार एक शब्द बार बार आ रहा है, मतलब उसका दोहराव हो रहा है और बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और ठीक इसी की जगह पे यहाँ पे रात दिन रहता और बीच में योजक चिन्ह रहता, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाता? द्वंद्व समास। तो चलिए अब जानते कुछ उपसर्गों के बारे में। मुख्य उपसर्ग जो हमारे पेपर में अक्सर आते हैं, आप भी शायद इनको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे यथा, या, भर, अनु, नीर, हर, प्र, सौ और प्रति। अब कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे एक शब्द है यथा स्थान, होता है स्थान के अनुसार। अब यहाँ पे हमें शुरू में यथा शब्द देखने को मिल रहा है जो कि उपसर्ग है, तो यहाँ जहाँ पे भी हमें शुरू में यथा शब्द देखने को मिले या कोई भी उपसर्ग देखने को मिले वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा शब्द है आजीवन, मतलब जीवन भर, यहाँ पे भी आ उपसर्ग है इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तीसरा शब्द है प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन, प्रति उपसर्ग देखने को मिल रहा है। यथा समय, यहाँ पे भी यथा उपसर्ग देखने को मिल रहा है। हर घड़ी, यहाँ पे हर उपसर्ग देखने को मिल रहा है। मतलब जहाँ पे भी हमें उपसर्ग देखने को मिले वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और उपसर्ग हम किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, शब्दों के प्रारंभ में लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ये मुख्य उपसर्ग कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे यथा, या, भर, अनु, नीर, हर, प्र, सौ, प्रति। इन उपसर्गों को आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा पेपर में ये वाले उपसर्ग हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। प्रस्तुत शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारे सामने कोई शब्द होता है उसका अपना कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है? किसी अन्य पद का बोध कराता है, मतलब हमें वो तीसरा अर्थ प्रदान करता है और अन्य पद प्रधान माना जाता है। अब देखते हैं कैसे माना जाता है। जैसे अभी मैंने एक शब्द बताया था पीताम्बरा, मतलब पीला है जो अंबर, पीले वस्त्रों वाला। और पीले वस्त्रों वाला किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। मतलब पीताम्बर शब्द हमें किसका बोध करवा रहा है? भगवान विष्णु का, जो कि कोई तीसरा अर्थ है। दूसरा हुआ जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किसके लिए कहा जाता है? भगवान शिव के लिए। तो नीलकंठ शब्द हमें भगवान शिव की प्रतीति करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर,
लंबा है जिसका उदर, मतलब भगवान गणेश जी। यहाँ पे भी तीसरे अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला, जो कि है भगवान कृष्ण। ये भी हमें किसका अर्थ करा रहा है, गिरिधर शब्द, तीसरे शब्द का अर्थ प्राप्त करवा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, मतलब 10 मुखों वाला, जिसे रावण कहा जाता है। तो मतलब जहाँ पे भी हमें तीसरे अर्थ की प्रतीति हो वहाँ पे क्या समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एक शब्द है देवराज, देवराज में कौन सा समास हो जाएगा, देवराज में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि देवराज किसका नाम है, इंद्र का। जहाँ पे भी हमें किसी तीसरे अर्थ का बोध हो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास की एक और विशेषता, अक्सर बहुव्रीहि समास में हमें मतलब प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं, देवी देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे देवराज, नीलकंठ। मुख्यतः मतलब अधिकतम हमें यही नाम देखने को मिलते हैं, जैसे पीताम्बरा, नीलकंठा, लंबोदर, गिरिधर, दशानन, लगभग सभी देवताओं के नाम है। तो हम ध्यान रख सकते हैं, कहीं भी बहुव्रीहि समास हो तो एक बार ध्यान में ला सकते हैं किसी का नाम तो नहीं है, ये हमें किसी अन्य अर्थ की प्रतीति तो नहीं करवा रहा है, तब जाके हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। अभी तक हमने जाना जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होगा, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची होगा वहाँ द्विगु समास होगा, जहाँ दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, और जहाँ पे अन्य पद प्रधान होगा वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। और अब तत्पुरुष समास में क्या होगा, अब क्या बचा हमारा उत्तर पद। जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो, मतलब जहाँ पे पीछे वाला पद प्रधान होता है वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास। और द्वितीय कारक से सप्तमी कारक तक तत्पुरुष समास होता है। अब समझते हैं कैसे। हमने बचपन में कारक चिन्ह तो सभी ने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने पर, संबंध का के की, अधिकरण में पर, इस प्रकार के कारक चिन्ह हम सभी ने पढ़े हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले वाला जो कारक चिन्ह है कर्ता ने, इसको हटा देना है। इसके अलावा बाकी जो 6 बचते हैं उनको हमने तत्पुरुष समास में हर जगह पे अप्लाई करना है। जैसे एक शब्द है यश प्राप्त, मतलब यश को प्राप्त। अब देखो कर्म को, यहाँ पे हमें बीच में को शब्द देखने को मिल रहा है ना, जो कि कर्म कारक का प्रतीत करवाता है, तो यहाँ पे क्या समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। दूसरा है मन चाहा, मन से चाहा। अब याद कीजिए करण से, यहाँ पे बीच में से शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे संप्रदान में आता है ना यज्ञ के लिए, मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे के लिए शब्द का प्रयोग है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, हमें बीच में का शब्द देखने को मिल रहा है जो कि संबंध कारक का बोध करवाता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। आप बीती, मतलब आप पर बीती, जो किसका बोध कराता है, मैं पर, किसमें आते हैं, अधिकरण कारक के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। धर्मवीर, धर्म में वीर, अब यहाँ पे में शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जहाँ पे भी हमें इस प्रकार के कारक चिन्ह देखने को मिले वहाँ पे क्या समास हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास। अब हमने यहाँ पे बीच में एक चीज़ छोड़ दी, अपादान। अब से हमारे 2 जगह पे आ रहा है, एक करण में भी आ रहा है और एक अपादान में भी आ रहा है। अब हम कैसे समझेंगे कहाँ पे किस प्रकार का तत्पुरुष समास है, मतलब कहाँ पे हमारा करण तत्पुरुष है और कहाँ पे अपादान तत्पुरुष है। अपादान का अर्थ हम अलग होने के अर्थ में डालते हैं। जैसे एक शब्द है शक्तिहीन, शक्ति से हीन, मतलब शक्ति उससे अलग हो गई है, उसके पास शक्ति नहीं है। तो जहाँ पे भी किसी भी अलगाव का बोध हो वहाँ पे हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। और जहाँ पे मन से चाहा, नॉर्मल शब्दों को भी मन से चाहा, मतलब मन चाहा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। इसके बारे में एक चीज़ और जानते हैं, समास होने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसकी मुख्य विशेषता, अगर यहाँ पे एक समास विग्रह है यश को प्राप्त, अगर इसमें हम समास करेंगे यश प्राप्त, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो को कारक चिन्ह है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। तो ये सारी चीज़ें थी, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं और समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप मेरे साथ साथ आंसर दोगे। द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। जहाँ पे योजक चिन्ह दिखे और दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। विग्रह करने पर क्या होता है, और या हमें देखने को मिलते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, मतलब जो पहला पद होता है हमें किसका बोध करवाता है, संख्या का बोध करवाता है। कर्मधारय समास, पूर्व पद विशेषता बताता है, जो मतलब पहला पद होता है वो क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है। तथा समास विग्रह करने पर है जो तथा के समान देखने को मिलता है। अव्ययी भाव समास,
इसमें सिंपल सा फंड हमें क्या याद रखना है, अव्ययभाव समास जहाँ पे भी होगा वहाँ हमें शुरुआत में उपसर्ग देखने को मिल जाएगा, और कहीं पे हमें योजक चिन्ह दिखे और एक शब्द बार बार आ रहा हो जैसे रात रात, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास। अब बहुव्रीहि समास, जहाँ पे भी हमें किसी अन्य पद की प्रतीति हो, जैसे पीताम्बरा मतलब पीले वस्त्र वाला भगवान विष्णु, अन्य पद की प्रतीति हो, वहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। जहाँ पे भी हमें तीसरा अर्थ देखने को मिले वहाँ पे हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जहाँ पे भी उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जहाँ पे भी हमें द्वितीया से लेकर सप्तमी तक कारक चिन्ह देखने को मिले, मतलब कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण में पर, इस प्रकार के बीच में हमें कारक चिन्ह देखने को मिले वहाँ पे क्या समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तथा समास होने पर कारक चिन्ह का जहाँ पे लोप हो जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे यश को प्राप्त मतलब यश प्राप्त, यहाँ पे को जो कारक चिन्ह है उसका क्या हो गया, लोप हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।